गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम यूपी टेट 2011 के अपर प्राइमरी लेवल का हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इसमें हमें चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं कलश, कलश और कल्स, और फोर्थ दिया है कलश। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए कलश, कलश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अब इसमें बात की जा रही है कन्या के विवाह की। किसके विवाह की? कन्या के विवाह की। एक लड़की के शादी की इसमें बात की जा रही है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आयुष्मती कन्या का विवाह, इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सौभाग्यवती, जैसे इसमें दे रखा है सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री यानी कि किसी की पत्नी हो या वधू हो के लिए किया जाता है। यहाँ पर सौभाग्यवती है, यहाँ भी सौभाग्यवती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में हमारी आयुष्मती कन्या की, यहाँ पर की होने की वजह से ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। की विवाह होने जा रहा है, जबकि कन्या का विवाह होता है। विवाह के साथ हमेशा का ही प्रयोग होता है। की विवाह गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा। शब्द दिया है कौन सा? भानुदे। शब्द दिया है भानुदे, तो इसका सही संधि विच्छेद हमें बताना है। अगर संधि का नाम पूछा जाए तो ये संधि होगी इसमें दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा बन रही है। तो इसमें आएगा कौन सा ऑप्शन? भानुदे, भानु उदय, या भानु उदय, या भानु उदय। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है भानु प्लस उदय, ठीक है, जिसमें ये दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक छोटा ऊ मिलकर दूसरे छोटा ऊ से मिलकर ये बड़े ऊ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर बड़े ऊ का निर्माण होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं,
उसमें पूछा गया है कि इसमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए अब वाक्यों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। वाक्य ए में दिया गया है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दूसरा दिया है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इस वाक्य में लिखा हुआ तरुण ये गलत लिखा है, यहाँ पर तरुण ये वाला लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें जैसे ये लिखा गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन में दिया है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा की स्पेलिंग गलत लिखी है, शिक्षा की वर्तनी गलत है, की अच्छा प्रबंध है, यहाँ पर की भी आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो मेरे हिसाब से और आयोग के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर डी को ही सही माना गया है और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तरुण की स्पेलिंग गलत दे रखी है, यहाँ शिक्षा की स्पेलिंग गलत दे रखी है और यहाँ पर की भी नहीं आना है। और नवयुवक जब लिख दिया गया है वाक्य में तो इसमें तरुण का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ तरुण का प्रयोग भी अशुद्धि में काउंट होगा। ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं और सी भी नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। जो शब्द नहीं है इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें नहीं है वाले शब्द का चुनाव करना है। ऑप्शन दिए हैं, द्रव्य, द्रव, संपदा और दौलत। अब धन के लिए दौलत को भी बोला जाता है और धन के लिए संपदा का भी प्रयोग किया जाता है, धन के लिए द्रव्य का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन द्रव एक ऐसा शब्द है जो धन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। धन द्रव का अर्थ होता है पानी, तरल पदार्थ का प्रयोग समस्त तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। (36) महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसमें महादेव का पर्यायवाची हमें बताना है कि महादेव का पर्यायवाची क्या है। ये हैं गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर और विश्वंभर। तो इसमें महादेव का जो पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची होगा चंद्रशेखर। इसमें जो दिया गया है गरुड़ ध्वज जो दिया है शब्द वो विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। और इसके साथ ही ये नारायण ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। इसके साथ दिया गया विश्वंभर ये भी विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची दे रखे हैं और महादेव का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। और महादेव के अन्य पर्यायवाची हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसका और पर्यायवाची है शिव। महादेव कहते हैं शिव को, शंभू को। और शंकर भी कहा जाता है इन्हें। ये सब इनके चंद्रशेखर, शिव, शंभू, शंकर ये सब महादेव के पर्यायवाची हैं। गरुड़ ध्वज, नारायण और विश्वंभर विष्णु के पर्यायवाची, ठीक है। अब आगे देखेंगे नंबर 37। निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। शब्द दिया गया है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र शब्द का समास हमें बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। अब इसमें यथाशीघ्र इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ सामने आता है जितना शीघ्र हो, जैसे कि यथासंभव, जैसे भी संभव हो। यथाशीघ्र
जितना शीघ्र हो, इसमें एक अव्यय शब्द जुड़ा रहता है, तो इस समास को कहते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास और अव्ययीभाव समास में पूर्व शब्द प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, वे अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। यहाँ पर पहले तो करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ नहात्मा नहीं, यहाँ आएगा महात्मा। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। उपयुक्त वाक्य में अमूल्य, ये जो शब्द दिया गया है अमूल्य शब्द है। क्या शब्द है ये? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? ये क्या शब्द है? तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द एक विशेषण है। क्या दिया गया है? ये एक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। इतना तो हम सभी को पता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और उपयुक्त वाक्य में, ये जो हमारा वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में संज्ञा जो है वो गुण है। गुण संज्ञा है और उसकी विशेषता अमूल्य, यानी कि गुण अमूल्य है, यानी कि गुणों की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हो गया इसका विशेषण, अमूल्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? अब क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं। मैं कल नहीं आऊँगा, ये फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। आंसर टिक करने से पहले हमें क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए कि क्रिया क्या है। क्रिया वो होती है जहाँ पर कोई काम हो रहा हो, ठीक है, और विशेषता वो होती है उस काम की विशेषता, अच्छाई या बुराई, किसी चीज़ को बताया जा रहा हो। ठीक है, तो कार्य हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, हवा बह रही है। कैसे बह रही है? तेज बह रही है, हल्की बह रही है, गर्म है या ठंडी है, ये हो गया इसकी विशेषता। तो यहाँ पर धीरे धीरे बह रही है, जहाँ कार्य की विशेषता बता दी गई है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमसे पूछा गया है क्रिया विशेषण शब्द। ये क्रिया की विशेषता उसकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के घटित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध व स्वीकृति को दर्शाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, जैसे कि यूपी टेट के फर्स्ट प्राइमरी के पेपर में पूछा गया है सर्वनाम के भेद कितने हैं। ऐसे ही क्रिया विशेषण के भी भेद पूछे जा सकते हैं किसी भी यूपी टेट एग्जाम में या किसी भी हिंदी के एग्जाम में। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्थानवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है परिणामवाचक, चौथा होता है रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। ये इसके 4 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ये हो गए क्रिया विशेषण के भेद। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द, अब पहले पता होना चाहिए कि ये योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं। तो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वे 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है? पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन शब्द इसमें दिए हैं। इसके हिसाब से योग रूढ़ शब्द की पहचान
करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी शब्द हम चुनाव करेंगे उसमें दो शब्दों का मेल होना चाहिए। जैसे कि ये पीला है, पीला तो एक ही शब्द से बना हुआ है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ नैन दे रखा है, तो नैन भी एक ही शब्द है, तो हमारा आंसर नैन भी नहीं होगा। अब रही बात दूध वाला, दूध वाला शब्द भी नहीं होगा, क्योंकि दूध वाला शब्द दो शब्दों से मिलकर तो बन रहा है, लेकिन ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, इसका अर्थ किसी विशेष की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। अब चक्रपाणी जैसा शब्द है ये चक्रपाणी, इसका अर्थ होता है चक्र को धरने वाला, यानी कि विष्णु, है ना। विष्णु चक्रपाणी, चक्र को धरने वाला यानी कि विष्णु, इसे ये थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि लंबोदर एक शब्द होता है, इसमें इसका विग्रह जब होता है तो लंब प्लस उदर आता है, यानी कि इसका मतलब है गणेश। जैसे कि पंकज है, पंक प्लस ज यानी कि कमल, जल में उगने वाला, है ना। ये सब शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। याद करने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा इसमें पूछा जा रहा है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन दिए हैं बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो इस समास में पूछा गया है समास का नाम। बहुव्रीहि समास वो होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और अन्य किसी तीसरे पार्टी को वो दर्शाता हो। द्वंद्व वो समास होता है जिसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। और द्विगु वे समास होता है जिसमें गिनतियां दर्शाई गई हों, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार, तो इस शब्द का सही आंसर होगा, सही समास होगा द्विगु, क्योंकि इसमें चार राहों यानी कि गिनतियां आ गई हैं, इसमें चार राहों का समाहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कहाँ नहीं है? कन्या, सुता, आत्मजा, दुहिता। कन्या पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये शब्द जो है ये कन्या पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची हैं सुता, आत्मजा, दुहिता। इसके अलावा हम कह सकते हैं बेटी, और हम कह सकते हैं तनुजा। हीरोइन का नाम था तनुजा। इसका मतलब है पुत्री। और तन्या, तन्या। ठीक है, सही से नहीं लिखा गया है ये, मैं सही से लिखती हूँ, तन्या। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तन्या बेटी है, तो ये तनय क्या होगा? तनय होगा बेटा। तनय होता है बेटा या पुत्र कह सकते हैं आप, पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं है को ध्यान रखना है। इसके ऑप्शन दिए हैं सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। अब पर्यायवाची कमल का पूछा जा रहा है, तो कमल के जो पर्यायवाची होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें इसके पर्यायवाची हैं कौन कौन से। ठीक है, तो सरोज कमल का पर्यायवाची है, अरविंद भी पर्यायवाची है, पंकज भी है। अब इसमें जो सलिल शब्द दिया है ये पर्यायवाची है जल का, ये जल का पर्यायवाची है, तो इसका
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, दूरगामी या दूरदर्शी। जिसकी मति झट सोचने वाली है उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रनोक की तरह पैनी हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, और जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसके लिए शब्द होता है दूरदर्शी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्युत्पन्न मति, झट सोचने वाली मति। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ए है निर प्लस गुण, नि प्लस गुण, निह प्लस गुण या निर प्लस गुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निह। विसर्ग संधि है, ये विसर्ग लगेगा और फिर आगे आ जाएगा इसके गुण प्लस गुण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या यड़ संधि। तो जगन्नाथ में संधि होती है व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। व्यंजन संधि का एक नियम होता है, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए तो ये जो वर्ड होते हैं, ये का, चा, ता, टा, पा, ये वर्ड हैं, ये अपने 5th नंबर के वर्ड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मोर का तत्सम शब्द होगा मऊर, मयूर, मोयूर या मऊर। तो इसका सही तत्सम शब्द है मयूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। अब इस शब्द में उपसर्ग हमें चुनना है। उपसर्ग दे रखा है, शब्द दे रखा है अभिशाप। अभी उपसर्ग शब्द होता है जो स्टार्टिंग में शब्द लगता है, स्टार्टिंग में शब्द लगता है। तो इसके स्टार्टिंग में कौन सा शब्द लग रहा है? अभी लगा है ना, अभी। तो अति नहीं होगा, अधि नहीं होगा, आ नहीं होगा, इसका आंसर होगा अभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्ड्स दिए हैं ईर्ष्या, ईर्ष्या और अगला दिया है ईर्ष्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिखने में ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शंस दिए हैं निशाकर, निशाचर, तरड़ी, किरशानु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निशाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। इसमें सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ऑप्शन दिए हैं अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। अनुज दिया है, अनुज कहते हैं जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो ये नहीं होगा। 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं द्विज, तो ये नहीं होगा। अग्रज, अग्रज कहते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर होगा। और सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। तो इसमें सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही लिखा हुआ है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय बताइए। सजावट, इसमें लास्ट में लगने वाला वर्ड आपको बताना है। आव, आवट, आहट या टा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर होगा आवट। सजावट में आवट लगता है। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है 55। लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपदान कारक या करण कारक। पेड़ से गिरा में अपदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अपदान कारक अलगाव की स्थिति में अपदान कारक ही लगता है। जैसे कि किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरा या छत से कोई बच्चा गिरा तो उसे कहा जाता है अपदान कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा संप्रदान, अपदान, छठा होता है संबंध, सातवां होता है अधिकरण और आठवां होता है संबोधन। इसमें कर्ता जो है वो ने से दर्शाया जाता है। कर्म को को से, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए होता है, अपदान से यानी कहीं से कोई चीज़ अलग हो रही है, संबंध में का, की, के, रा, री, रे आते हैं और अधिकरण में मैं, पर, संबोधन में है, रे, अजी आदि शब्द आते हैं। जब तक आपको ये चीज़ नहीं याद होगी, जब तक ये नहीं पता होगा, आप कारक नहीं बता सकते। इसलिए इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो वीडियो ये लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर बता रही हूँ। मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ आंसर बताकर आगे बढ़ती जाऊँ, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको सही आंसर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। इसमें कारक पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन दिए हैं कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इसका सही आंसर होगा लोगों ने शोरगुल करके, क्या करके, शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। तो यहाँ पर कार्य करा जा रहा है, कोई कार्य हो रहा है, कार्य करने से वे भागे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा कर्म कारक। नेक्स्ट, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द? घुड़सवार शब्द एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58। अजायब घर है देशी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द? अजायब शब्द है, अजायब घर शब्द है एक संकर शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। अचार का विलोम शब्द होगा अनाचार, अनाचार या अत्याचार या विचार? आचार का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी अनाचार, छोटा आ जहां बना है वो।
अनाचार। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग बताना है। दुस्साहस। दुस्साहस में स्टार्टिंग में कौन सा शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है जो इसका उपसर्ग है? दुस, दुर, दु या सा? तो सा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुस्साहस। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बस मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।